अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स कोलीग्स। आज का हमारा टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी फ्लूइड क्या होता है और ब्लड की कंपोजिशन क्या है और ब्लड क्या होता है। तो आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्लासीफाई करेंगे बॉडी फ्लूइड को और उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं और कुछ बेसिक जो डेफिनेशंस होती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं और ब्लड की ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ब्लड के फंक्शन को हम रिकॉल करेंगे। सबसे पहले आ जाता है कि बॉडी फ्लूइड कंपोजिशन एक अडल्ट में क्या क्या होता है। तो प्रोटीन रिलेटेड जो सब्सटेंस होते हैं वो 18% होते हैं, फैट वगैरह जो होते हैं वो 15% होते हैं, मिनरल्स 7% होते हैं और वाटर जो है 60% होता है। ये एक अडल्ट एवरेज निकाली है एक अडल्ट की बॉडी फ्लूइड की। बॉडी फ्लूइड्स में 3 किस्म के फ्लूइड आ जाते हैं। एक होता है इंट्रा सेलुलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और तीसरा होता है ट्रांस सेलुलर, जिसको हम जो सेल्स के दरमियान में जो फ्लूइड होता है उसको हम कह रहे होते हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है, जिसको हम इंट्रावेस्कुलर भी कह रहे होते हैं, जो हमारे वेन्स या ब्लड वेसल्स हो गई, कैपिलरीज हो गई, उनमें उसमें जो फ्लूइड होता है तो हम उसको एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रावेस्कुलर हम उसको फ्लूइड कह रहे होते हैं। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड हम उसको कह रहे होते हैं जो सेल्स के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। इस फिगर में भी वही बताया गया है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है सेल के अंदर है, ट्रांससेलुलर वो है जो सेल्स के दरमियान में है, या और एक्स्ट्रा सेलुलर वो है जो हमारे ब्लड वेसल्स में है, ये उसको हम इंट्रावेस्कुलर भी कह रहे होते हैं। बॉडी फ्लूइड की परसेंटेज निकाली गई है, बताई गई है कि फीमेल्स में 55% जो बॉडी वेट होता है उसमें बॉडी मास होता है या बॉडी वेट होता है उसमें 55% बॉडी फ्लूइड होता है। मेल्स में 60% जो है बॉडी फ्लूइड होता है। तो वो 60% में से जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो 20% होता है और इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है वो 40% होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ट्रांससेलुलर आ गया, हमारा प्लाज्मा आ गया और इंटरसेल जो स्पेसेस होती हैं सेल्स की वो फ्लूइड आ जाता है। और फ्लूइड में हम बॉडी फ्लूइड जो होते हैं उस पर कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। सबसे पहले आ जाते हैं केटाइन, जिसमें सोडियम जो है 135 to 145 होता है, पोटाशियम जो है 3.5 to 5.5 होता है, कैल्शियम जो है वो 8.5 to 10.5 mg/dl होता है और आयोनाइज्ड कैल्शियम जो ब्रेकडाउन कैल्शियम होती है वो 4.5 to 5.5 होती है। मैग्नीशियम जो है 1.5 to 2.5 MEq/L होती है। ये जो है केटाइन्स हैं जो हमारे बॉडी में जो उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ बताई गई है। केटाइन्स वो हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एनाइन्स जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। ये दोनों क्या कर रहे होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है अपनी स्टेबिलिटी ऑक्टेट या डुप्लेट जो होता है वो पूरा कर रहा होता है और दूसरा भी क्या कर रहा होता है, उससे इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा होता है। ये आयोनाइजेशन होती है। उसमें हमारे एनाइन्स में क्या आ जाता है, बाइकार्बोनेट आ जाता है, क्लोराइड आ जाती है और फास्फेट आ जाता है। उसकी भी नॉर्मल वैल्यूज़ बताई गई हैं 24 to 30 जो है MEq/L जो है बाइकार्बोनेट नॉर्मल होता है, 95 to 105 क्लोराइड होता है, फास्फेट जो है 2.8 to 4.5 होता है। उसके बाद आ जाते हैं बेसिक डेफिनेशंस पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये चीज़ें क्या होती हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है बेसिकली जिसमें ATP जो है वो सेल्स को रिक्वायर्ड होती है, वो एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं या कोई एंजाइम या कैटालिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी फ्लूइड को मूवमेंट करने के लिए, तो हम उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट हम यहाँ पे बताया गया ऑस्मोसिस वो होता है कि कोई भी मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो उसको हम ऑस्मोसिस कह रहे होते हैं। उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसको कह रहे हैं वो, उसमें ऑस्मोसिस जो है बेसिकली वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आ जाता है, मगर यहाँ पे अलग से डिफाइन किया गया है क्योंकि
पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होती है उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, वो उसमें कोई भी एनर्जी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो खुद से ही वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आ रहे होते हैं। मगर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एटीपी या एंजाइम कोई भी कैटालिस्ट वगैरह उसमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एनर्जी की हमें नीड होती है। दूसरा आ जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में ये होता है कि सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल हो गए या कोई भी चीज़ हो गई, वो एक टाइम पे वो सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, एकदम से सारे क्रॉस कर रहे होते हैं, सही है, तो उसको हम डिफ्यूजन कह रहे होते हैं। तो मतलब कि सिमल्टेनियस एक साथ सारे मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, कुछ भी हो गया, वो डिफ्यूज़ करके क्रॉस करके, चाहे वो इंट्रासेल्युलर आ रहे हो या एक्स्ट्रा सेल्युलर आ रहे हो, तो उसको हम डिफ्यूजन कह रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स कि बॉडी फ्लूइड्स में रेगुलेशन कैसे होती है। बॉडी फ्लूइड में रेगुलेशन जो है वो होम्योस्टेसिस के ज़रिए मेंटेन होती है, जिसमें हमें प्यास भी लगती है, फ्लूइड इंटेक करते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन होती है और फ्लूइड जो है आउटपुट भी निकलता है। ये सारी जो बॉडी का मैकेनिज़्म है वो रेगुलेशन जो हो रही होती है वो होम्योस्टेसिस पे हो रही होती है। हम फ्लूइड इंटेक भी कर रहे होते हैं और फ्लूइड लॉस भी कर रहे होते हैं, जिसमें परस्पिरेशन हो गई आउटपुट में हमारे, और इंटेक में हम ओरली जो फ्लूइड वगैरह ले रहे हैं, जूसेस ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो वो हमारे उसमें आ जाता है। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंस कि फ्लूइड की बॉडी में इम्पॉर्टेंस क्या है। फ्लूइड की बॉडी में इम्पॉर्टेंस ये है कि वो बॉडी का टेम्परेचर बरकरार रखने में मदद करता है, लुब्रिकेंट जो है, और जो हमारे जॉइंट्स वगैरह हैं उसकी मूवमेंट में स्पाइनल कार्ड को जो है वो क्या कर रहा होता है, स्पाइनल कार्ड वगैरह जो हो गया तो उसको भी वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और जो है कुछ बहुत सारे जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह हैं उनको अगर एक्सेसिव हो जाएं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको भी लॉस करने में वो क्या कर रहा होता है, बॉडी फ्लूइड ही हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद आ जाते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एक आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें जो वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन और जो साल्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन बराबर होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे सेल्स के। जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं उनकी जैसी उनकी क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ गए, नॉर्मल सेलिन आ गई, रिंगर लैक्टेट आ गई, 5% डेक्सट्रोज आ गए, ब्लड कंपोनेंट आ गए, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। दूसरा आ जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक में ये होता है कि साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो सॉल्वेंट होता है उसके। तो उसमें ये होता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेल्स, जो फ्लूइड होता है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। मीन्स के सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है सॉल्वेंट के, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ गया हाइपरटोनिक में 3% हाइपरटोनिक, जहाँ हमारे पास जो है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। 3% आ गई, ग्रेटर देन 0.9% के जो भी सेलाइन आ जाते हैं वो आ जाते हैं। 25% डेक्सट्रोज आ गए, वो सारे इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। उसमें ये होता है कि जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं तो उसमें जो कंसंट्रेशन होती है उससे ज़्यादा जो फ्लूइड हम दे रहे होते हैं उसमें कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा होती है। उसके बाद आ जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि उसकी कंसंट्रेशन, जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो लेस देन होती है सॉल्वेंट के। जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो लेस देन होती है किसके, सॉल्वेंट के। तो वो उसमें हमारे पास एग्जांपल आ गया 0.45% हो गई, 0.33% जो है नॉर्मल सेलाइन वो हो गई। तो इसमें क्या आते हैं ये एग्जाम्पल, या हाफ स्टैंड हमारे पास जो आता है वो सारी क्या है उसकी सारी चीज़ें वो उसके क्या हैं, हाइपोटोनिक के एग्जांपल हैं। तो अभी यहाँ पे इसमें पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि अगर हाइपरटोनिक जो है सॉल्यूशन हो तो हमारे सेल की कंडीशन कैसी होती है, और हाइपोटोनिक हो तो सेल की कंडीशन कैसी होती है, और आइसोटोनिक हो तो सेल्स की कंडीशन कैसी होती है। आइसोटोनिक हो तो हमारे सेल्स क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। अगर हाइपरटोनिक हो तो हमारे सेल्स क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। अगर हाइपरटोनिक हमारे जिस्म में साल्ट की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जैसे हाइपरनेट्रीमिया हो गया, तो हम उसको क्या दे रहे होते हैं,
फ्री वाटर दे रहे होते हैं ताकि हम उसको ज़्यादा वाटर दें और सेल्स को श्रिंक होने से बचाएं और सेल्स को नॉर्मलाइज करें। अगर पेशेंट को एडिमा हो जाता है या स्वेलिंग हो जाती है तो उसमें क्या हम दे रहे होते हैं, हाइपरटोनिक सलाइन देते हैं, क्योंकि हाइपरटोनिक जो है वो ऑस्मोटिक डायूरेटिक का फंक्शन कर रही होती है और सेल्स की जो भी स्ट्रक्चर है उसको नॉर्मलाइज कर रही होती है और सेल्स को आइसोटोनिक में लेके आ रही होती है, क्योंकि उससे क्या होता है कि वाटर जो है वो इंट्रासेल्युलर से निकल के एक्स्ट्रा सेल्युलर में आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं ब्लड पे। ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें आरबीसीज आ जाते हैं, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और प्लाज्मा, ये सारी चीज़ उसमें आ जाती हैं। नॉर्मल यहाँ पे वैल्यूज़ बताए गए हैं कि 5 to 6 लीटर जो है वो मेल में होते हैं, 4 to 5 लीटर फीमेल में होता है। और इसकी पीएच जो है, एवरेज पीएच जो है वो 7.4 है, तो इसको हम अल्कलाइन में शामिल कर रहे होते हैं। और इसका कलर जो है डार्क रेड है। फंक्शन ऑफ ब्लड का फंक्शन क्या है? फर्स्ट इसका फंक्शन तो ये है कि ये ऑक्सीजनेशन और न्यूट्रिएंट्स, तो ये हमारी पूरी बॉडी को वो जो है वो सप्लाई कर रहा होता है, क्योंकि हमारा जो है हीमोग्लोबिन, ब्लड में हीमोग्लोबिन होती है जो आरबीसीज बने होते हैं जिसके, तो हेम जो है वो बेसिकली प्रोटीन है और ग्लोबुलिन प्रोटीन है और हेम ब्लड है। वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं अपने साथ लेते हैं और वो पूरे ब्लड में वो न्यूट्रिएंट्स और वो सारी चीज़ें वो ऑक्सीजनेशन वो सप्लाई कर रहे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव हो रही होती है वो भी ब्लड के ज़रिए रिमूव हो रही होती है। होम्योस्टेटस वगैरह और टिश्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें, बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो भी इस ब्लड पे ही डिपेंड कर रहा होता है कि इन्फेक्शन वगैरह से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ब्लड किससे बना हुआ है? प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल्स आ गए हमारे पास जिसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और प्लेटलेट्स। इन चीज़ों का हमारा जो है ब्लड की फॉर्मेशन है और इन चीज़ों से जो है ब्लड बना हुआ होता है। प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा जो है ब्लड की कंपोजिशन अगर देखी जाए तो 55% उसमें प्लाज्मा होती है, 1% उसमें जो है प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट और डब्ल्यूबीसीज वगैरह वो सारी चीज़ें वो होती हैं, और 45% उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं या एरिथ्रोसाइट जिसको हम कह रहे होते हैं वो होते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है? प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन में ग्लोबुलिन और इम्यून बॉडीज़ हो गई, ग्लोबुलिन जो है इम्यून बॉडीज़ आ गई, और फाइब्रोजन होती है जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, और न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये बाइकार्बोनेट, फास्फोरस और सल्फ़र वगैरह ये होता है। वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड, बिल्यूरिबिन ये सारी चीज़ें आ गई। गैसेस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होती है। अगर प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर हो तो हम उसको क्या कह रहे होते हैं? सीरम कह रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रेड ब्लड सेल्स जो डिस्क शेप, एक मतलब डिस्क शेप्ड एक सेल्स होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। इसमें इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए इनकी जो है कॉनकेव शेप हो जाती है और कॉनकेव शेप होती है, और ये डिस्क शेप जो है सेल्स हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि ये पूरी बॉडी में जो भी है न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुंचाते हैं और ऑक्सीजन एक्सचेंज वगैरह में भी ये हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म सेल्स भी कह रहे होते हैं या फाइटिंग सेल्स भी कह रहे होते हैं, जिसमें 2 किस्म के 2 टाइप्स आ जाते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट हम उसको कहते हैं जिसके बॉडी सरफेस पे ग्रेन्यूल्स मौजूद हों। एग्रेन्युलोसाइट वो होते हैं जिसपे बॉडी सरफेस पे ग्रेन्यूल्स मौजूद ना हो। तो न्यूट्रोफिल्स भी ग्रेन्युलोसाइट में आ जाता है, इजिनोफिल भी ग्रेन्युलोसाइट में और बेजोफिल भी ग्रेन्युलोसाइट में आ जाता है। और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट वो होते हैं जो ग्रेन्युलोसाइट में आ जाते हैं। न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो जो भी पैथोजन वगैरह होते हैं, बैक्टीरियाज हो गए, जहाँ बाहर की कोई भी एंटीजन वगैरह हो गई तो उसको वो क्या कर रहे होते हैं? इनगल्फ कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं उसको। और इजिनोफिल जो है वो एलर्जिक रिएक्शन वगैरह करवा के उसको जो भी फॉरेन बॉडीज़ वगैरह हैं तो उसको उन चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं? कंट्रोल कर रहे होते हैं। बेजोफिल क्या रिलीज़ करते हैं? हिस्टामिन और हेपरिन रिलीज़ करते हैं। जहाँ पे इन्फेक्शन होता है ये तो वहाँ पे वो ये रिलीज़ कर रहे होते हैं। मोनोसाइट क्या कर रहे होते हैं? वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ कर रहे होते हैं। जहाँ पे भी इन्फेक्शन हो वहाँ पे वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ कर रहे होते हैं।
जिसमें लिम्फोसाइट भी आ गया और ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कह रहे होते हैं, ये हमारे ब्लड में जो है नॉर्मल इनकी वैल्यूज़ जो है 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक होती है पर लीटर जो होती है हमारे ब्लड में होती है। और ये प्लेटलेट्स जो होते हैं ये जहाँ पे भी ये ब्लड क्लॉटिंग का काम कर रहे होते हैं, ब्लड में प्रिवेंट करते हैं ब्लीडिंग वगैरह से। उसके बाद आ जाते हैं ब्लड के टाइप्स। तो ब्लड के टाइप्स कैसे बनते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है ग्रुप ए। ग्रुप ए में क्या होता है कि एंटीबॉडी बी होती है और एंटीजन ए होती है। जो सेल्स होते हैं ब्लड के सेल्स, उनके सरफेस पे अगर एंटीजन ए हो तो ब्लड ग्रुप ए है, अगर एंटीजन बी हो तो ब्लड ग्रुप बी है, अगर एंटीजन ए बी है और एंटीबॉडी कोई भी नहीं है तो हम उसको कहेंगे कि ब्लड ग्रुप ए बी है। और ब्लड ग्रुप ओ में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडीज़ होती हैं और एंटीजन कोई भी नहीं होती है। तो इसलिए जो ब्लड ग्रुप ओ है वो उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, और ब्लड ग्रुप जो ए बी है उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कह रहे होते हैं। उसमें जो ए बी है उसको ए ब्लड ग्रुप भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, ओ भी दे सकते हैं, ए बी भी दे सकते हैं, मगर ओ है वो सबको दे सकते हैं क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड रिएक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। उसके बाद ये रेफरेंसेस हैं, अगर कोई फर्दर इस पे स्टडीज़ वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको आज का ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।